जादुई बर्थडे केक की कहानी। मौसी, गलती से मेरे से आटा गिर गया। मैंने तुझे अपने घर में नुकसान करने के लिए नहीं रखा है। इतनी महंगाई में कोई ना कोई नुकसान करती ही रहती है। हे भगवान, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा। मौसी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा ध्यान काम पर नहीं था और आटा गिर गया। मुझे माफ कर दो, आगे से ये गलती नहीं होगी। उसके बाद रीवा फिर से अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ मीनाक्षी की बेटी साइमा का जन्मदिन आने वाला था, इसलिए वो बहुत खुश थी। मम्मी, इस बार मेरे बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना। आखिर मेरे दोस्तों को भी तो पता चलना चाहिए मेरा बर्थडे कैसे मनाया जाता है। हाँ साइमा, वैसे भी ये तुम्हारा 18वां बर्थडे है, तो मैंने सोचा बड़ी पार्टी रखूंगी। आपको पता है, वो जो मेरी दोस्त पूर्वी है ना, वो अपने जन्मदिन पर फ्रूट केक लाकर बहुत इतरा रही थी। आप मेरे जन्मदिन पर इससे भी अच्छा केक लाना। अब मुझे पैसे दीजिए, मुझे शॉपिंग भी करनी है। ये ले मेरा ATM कार्ड और जी भरकर शॉपिंग कर। रीवा किचन में खाना बनाते बनाते दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी। ये सब सुनकर रीवा उदास हो जाती है, क्योंकि साइमा के बर्थडे के 2 दिन बाद उसका बर्थडे भी था। मौसी, साइमा का बर्थडे कितने धूमधाम से मनाएगी। मेरा भी 18वां जन्मदिन ही है, लेकिन मेरा बर्थडे धूमधाम से तो छोड़ो, कोई हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलेगा। मम्मी मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती थी। मैं भी मौसी को बताकर आती हूँ कि मेरा बर्थडे भी रीवा के बर्थडे के 2 दिन बाद ही है। उसके बाद रीवा दोनों माँ बेटी के पास जाती है। मौसी, साइमा के बर्थडे के 2 दिन बाद मेरा भी बर्थडे है। मौसी, मैंने सुना है कि आप साइमा का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाओगी। क्या आप मेरे बर्थडे में सस्ता सा छोटा सा केक ले आओगी? अपनी बकवास बंद कर। तेरे लिए छोटा सा केक क्या, एक छोटी सी पेस्ट्री भी लेकर नहीं आऊंगी। चुपचाप से मेरी बेटी के बर्थडे की तैयारियां करना शुरू कर दे। मैं अपनी बेटी के बर्थडे में किसी भी चीज की कमी नहीं देखना चाहती हूँ। अगर तूने अपनी तरफ से कोई भी गलती की तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। अब मेरी शक्ल मत देख, जाकर काम कर। रीवा फिर से किचन में काम करने चली जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और साइमा का बर्थडे आ जाता है। रीवा साइमा को बर्थडे विश करने उसके कमरे में जाती है। हैप्पी बर्थडे साइमा। हाँ हाँ ठीक है, जा घर की सजावट कर दे, मेरे बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं। रीवा घर की सफाई करने चली जाती है और उसके बाद घर भी अच्छे से सजा देती है। मीनाक्षी अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ा स्वादिष्ट केक लेकर आती है। शाम को मेहमान पार्टी में शामिल होने के लिए आते हैं। साइमा अपना सुंदर सा गाउन पहनकर आती है। रीवा मेहमानों को जूस दे रही थी, लेकिन तभी गलती से रीवा के हाथों से जूस का गिलास साइमा की सहेली के कपड़ों पर गिर जाता है। साइमा के घर की नौकरानी तो किस तरीके से जूस दे रही है, मेरा इतना महंगा फ्रॉक खराब कर दिया। साइमा, ये तेरे घर की नौकरानी कितनी बेवकूफ है। ऐसी नौकरानी को तो तुरंत काम से निकाल देना चाहिए। मुझे क्या बोल रही है, इसने तेरी इतनी महंगी फ्रॉक खराब की है। लगा इसे जोर का तमाचा, आ जाएगी अकल ठिकाने। साइमा की सहेली रीवा को जोर का तमाचा लगा देती है। उसके बाद साइमा बोलती है, इसने जानबूझकर मेरी पार्टी खराब करने के लिए ये सब किया है। कितनी जलती है तू मेरे से, इतनी जलन लेकर कहाँ जाएगी। साइमा, आज अपने बर्थडे पर अपना मूड खराब मत कर, मैं इसे अभी घर से बाहर निकाल देती हूँ। नहीं मौसी, मुझे घर से बाहर मत निकालना, मैं कहाँ जाऊँगी। हाँ माँ, इसे घर से बाहर मत निकालो, वरना हमें नौकरानी ढूंढने में परेशानी होगी। इसकी सजा ये है कि 1 हफ्ते तक इसे खाना नहीं मिलेगा। जब पता चलेगा मेरी पार्टी खराब करने के बाद क्या होता है। नहीं साइमा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। भला मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी खराब करना क्यों चाहूँगी। चुप हो जा, जब तक बर्थडे पार्टी चल रही है तब तक घर से बाहर जा। रीवा रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। जंगल के एक घने से पेड़ के नीचे बैठकर रीवा अपनी माँ को बहुत याद करती है। माँ, अच्छा होता उस दिन एक्सीडेंट में आपके साथ मैं भी हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली जाती। आपने मुझे बचाने के चक्कर में खुद की जान दे दी, लेकिन आपके जाने के बाद कौन सा मैं यहाँ खुशी से रह रही हूँ। काश मैं भी मर जाती, फिर कितना अच्छा होता। मैं कैसे समझाऊं कि मैं साइमा का जन्मदिन खराब करना नहीं चाहती हूँ। जो हुआ गलती से हुआ। रीवा रो रही थी, तभी उसे एक आवाज आती है, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी, कोई मुझे बचाओ, कोई है यहाँ। रीवा आवाज का पीछा करते हुए वहाँ जाती है और देखती है कि एक डायन ने एक परी के दोनों हाथ रस्सी से बांध रखे हैं। यहाँ कोई नहीं आता है, अब तू अपनी बलि देने के लिए तैयार रहे। आसपास का नजारा अच्छे से देख ले,
क्योंकि अब तू कभी ये सब देख नहीं पाएगी। ये देखकर रीवा अपने मन में सोचती है, लगता है ये डायन परी को जान से मार देगी। मुझे परी की रक्षा करनी चाहिए। रीवा एक पत्थर उठाती है और डायन के सर पर मार देती है। डायन घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद रीवा डंडा उठाती है और डायन की खूब पिटाई करती है। पिटाई के बाद रीवा डायन को पेड़ से बांध देती है। उसके बाद रीवा परी के हाथों से रस्सी खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम समय से नहीं आती तो ये डायन मेरी बलि चढ़ा देती। ये डायन मुझे जान से मारकर विश्व की शक्तिशाली डायन बन जाती। शक्तिशाली डायन बनने के बाद ये सबसे पहले परी लोक पर हमला करती, लेकिन तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, अब आप परीलोक चली जाओ, मुझे भी घर जाना है। नहीं रुको, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी। तुमने अभी तो इस डायन को घायल करके पेड़ से बांध दिया है, लेकिन जैसे ही ये रस्सी खोल लेगी ये हम दोनों को मार डालेगी। लेकिन परी, मैंने तो सुना था कि परियों के पास जादुई शक्तियाँ होती है। हाँ, मेरे पास भी है, लेकिन इसने मेरे दोनों हाथ बांध के मेरी सारी शक्तियाँ ले ली और इसे जादुई सोने या चांदी के बड़े केक में से किसी एक घर में रख दिया। कल मेरा जन्मदिन है। अगर मैं अपने जन्मदिन से पहले इस डायन का खात्मा नहीं करूँगी तो मैं कभी परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि रानी परी ने मुझे इस डायन का खात्मा करने के लिए भेजा है और उन्होंने मुझे बोला है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो कभी मुझे परीलोक में नहीं आने देंगी। क्या तुम मेरी जादुई शक्तियाँ लाने में मदद करोगी? हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी, लेकिन जादुई सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर है कहाँ? यहाँ से थोड़ा आगे जाकर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसी गुफा के पीछे डायन ने सोने और चांदी के बर्थडे का केक घर बना रखा है। रीवा सोने और चांदी के बर्थडे केक के घर को ढूंढने निकल पड़ती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक गुफा नजर आता है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में परी बता रही थी। इसी गुफा के पीछे की तरफ सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर होगा। उसके बाद रीवा आगे बढ़ती है और उसे सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर नजर आ जाता है। सोने और चांदी के बर्थडे केक के घर के पास बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने रखे हुए थे। यहाँ तो बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने हैं, लेकिन मैं यहाँ जो लेने आई हूँ वही लेकर जाऊंगी। तभी चांदी के बर्थडे केक का घर बोलती है, रीवा, डायन ने परी की जादुई शक्तियाँ यहीं रखी हैं, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। रीवा चांदी के बर्थडे केक का घर अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रीवा चांदी का बर्थडे केक का घर लेकर परी के पास पहुंच जाती है। उसी वक्त परी चांदी के केक के घर के अंदर जाती है और उसके बाद उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उसके पास वापस आ जाती हैं। तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी जादुई शक्तियाँ वापस आ गई। अब मैं इस डायन का विश्व की सबसे शक्तिशाली डायन बनने का सपना चकनाचूर कर दूंगी। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और डायन का शरीर राख में बदल जाता है। रीवा, मैंने डायन का खात्मा हमेशा के लिए कर दिया है। अब ये चांदी का केक का घर तुम्हारा हुआ। ये जादुई है, इसलिए तुम इससे जो मांगोगी ये तुम्हें देगी। सच में परी, अब मुझे मौसी और साइमा का अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। मैं आज से ही चांदी के केक के घर के अंदर रहना शुरू कर दूंगी। कुछ देर तक परी और रीवा बातें करते हैं और उसके बाद परी लोग वापस चली जाती है। रीवा जादुई चांदी के केक के घर के अंदर रहना शुरू कर देती है। समय बीत रहा था और रीवा जादुई चांदी के केक के घर की मदद से बहुत अमीर हो जाती है। रीवा हर महीने बहुत सारे पैसे अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में दान करती थी। इस वजह से रीवा चारों तरफ लोकप्रिय हो जाती है। तभी एक दिन साइमा की वो सहेली जिसने रीवा को तमाचा मारा था, उसे उसकी मम्मी से रीवा के बारे में पता चलता है। वो उसी वक्त साइमा को फोन करती है। अरे साइमा, तेरी वो नौकरानी तो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है। इतनी अमीर हो गई है कि बहुत सारे पैसे दान कर देती है। मुझे लगता है उसके अमीरी के सामने तो टिक भी नहीं पाएगी। इतना बोलकर रितिका फोन रख देती है। साइमा उसी वक्त अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, हम दोनों तो खुश हो रहे थे कि वो नौकरानी घर छोड़कर चली गई, लेकिन वो तो खुशी से अपनी जिंदगी जी रही है। फिर देर किस बात की, चल उसे फिर से सड़क पर लाकर अपनी नौकरानी बना देते हैं। दोनों माँ बेटी रीवा को खोजने निकलती है।
दोनों को रीवा गरीबों में खाना बांटते हुए नजर आती है। उसके बाद दोनों रीवा का पीछा करते हैं और उसके जादुई चांदी के केक के घर तक पहुंच जाते हैं। ये घर तो बहुत अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है इसी की वजह से ये इतनी अमीर हुई है। चल, हम रीवा को इस घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं और हम इस घर में रहेंगे। दोनों माँ बेटी चांदी के केक के घर के अंदर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजे पर ही उन्हें बिजली के झटके लगने लगते हैं। अरे मम्मी, ये तो बिजली के झटके देती है। चलो यहाँ से, वरना हम मर जाएंगे। तुम दोनों को क्या लगा मैं तुम्हें रीवा को नुकसान पहुंचाने दूंगी? दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। ये आवाज सुनकर दोनों माँ बेटी और डर जाती हैं और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। यहाँ तक कि दोनों माँ बेटी वो गांव ही छोड़ देती है। इस तरह रीवा सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगती है। प्रीति नाम की एक लड़की अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रहती थी। प्रीति के मम्मी पापा दोनों मुखिया के घर मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास उतने ही पैसे होते थे जिससे उनका जैसे तैसे गुजारा हो सके। प्रीति की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए उसे लड़के वाले देखने आते हैं। हमें आपकी बेटी प्रीति पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, लेकिन हमारी शर्त है, हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। कितनी जल्दी? 25 दिन के अंदर अंदर प्रीति और मेरे बेटे की शादी हो जानी चाहिए। प्रीति के मम्मी पापा रिश्ते के लिए मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद लड़के वाले चले जाते हैं। महिमा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, शादी का बहुत कम समय बचा है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जो हम अपनी बेटी को सुंदर सा लहंगा दिलवा सके। तुम सही कह रही हो, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि ओवर टाइम करूँ। मैं अभी ही मुखिया को ओवर टाइम करने के बारे में बोल कर आता हूँ। राजेश मुखिया के पास जाता है और उसे ओवर टाइम करने के लिए बोल देता है। मुखिया राजेश की बात मान लेता है और उस दिन से राजेश मुखिया के खेत में ओवर टाइम काम करने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं और राजेश खेत में काम कर रहा था। अरे राजेश, छत पर कुछ ईंट रखे हैं, उसे लाकर नीचे रख दे। राजेश छत से ईंट लाने जाता है, तभी अचानक सीढ़ी से उसका पैर फिसल जाता है। वहाँ के कुछ मजदूर राजेश को अस्पताल लेकर जाते हैं। तभी पता चलता है कि राजेश के एक पैर की हड्डी टूट गई है। इस वजह से राजेश अब काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए प्रीति की शादी की चिंता और बढ़ जाती है। यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। माँ, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर मेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बेटी, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे, बस ऊपर वाले पर विश्वास रखो। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा नहीं तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं खेत में ओवर टाइम मजदूरी करूँगी। उसके बाद महिमा मुखिया के पास जाती है और उसे ओवर टाइम के बारे में कहती है। मुखिया महिमा को ओवर टाइम काम करने से मना कर देता है। लेकिन मुखिया जी, मेरे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर तुम्हें मेरे से पैसे उधार लेकर जाना है तो ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ओवर टाइम काम करने नहीं दूंगा। मेरे पास जितने मजदूर हैं उससे मेरा काम हो जाता है, इसलिए ओवर टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। महिमा मुखिया से पैसे उधार लाकर घर का राशन ले आती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। शादी का दिन नजदीक आने लगता है। माँ, अभी तक तो शादी की तैयारी तक नहीं हुई और मुझे लग भी नहीं रहा कि शादी की तैयारियाँ शुरू होंगी। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी माँ ने मुझे सोने का झुमका दिया था। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी के लिए वो सोने का झुमका बेचकर कुछ पैसे ले आऊँ, उससे तुम्हारी शादी का लहंगा आ जाएगा। महिमा उसी वक्त अपने सोने के झुमके लेकर सुनार की दुकान जाती है और अपने झुमके बेचकर कुछ पैसे ले आती है। ये देख प्रीति, कुछ पैसे आ गए, इससे तेरी शादी का लहंगा आ जाएगा। चल, हम दोनों अभी लहंगा लेने चलते। उन्हें वहाँ पर एक लहंगा पसंद आता है। भाई साहब, ये लहंगा कितने का है? ये लहंगा 15,000 का है बहन जी। भाई साहब, ये तो मेरे बजट से बाहर है। आप दुकान पर सबसे सस्ते लहंगे का दाम बता दीजिए। ये हमारे दुकान का सबसे सस्ते लहंगे का दाम ही था। इसके अलावा सारे लहंगे बहुत महंगे हैं। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं और अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है।
आप मुझे लहंगा उधार दे दीजिए, मैं आपको अगले महीने इसके पैसे दे दूंगी। अरे जाओ बहन जी यहाँ से, मेरी दुकान में उधार मना है। निराश होकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। दोनों बहुत सारी दुकान जाते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें उनके बजट का लहंगा नहीं मिलता है। थक हार कर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाते हैं। अरे महिमा, तुम दोनों तो लहंगा लेने गई थी ना, फिर खाली हाथ क्यों आ गई? कहीं हमारे बजट में लहंगा मिला ही नहीं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरे पैर की हड्डी टूटी और उसमें बचे हुए सारे पैसे लग गए। मेरी बिटिया के लिए कुछ नहीं बचा। शादी में 1 हफ्ते ही बचे हैं। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पापा, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, मेरे लिए वही बहुत है। इस बार नहीं तो कभी और हो जाएगी शादी। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और शादी में सिर्फ 2 दिन बचते हैं। अभी भी प्रीति के घर में शादी की कोई तैयारी नहीं हुई थी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो। मुझे कुछ खाने के लिए दोगी तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। प्रीति बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनती है। घर में तो सिर्फ 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी बची है, मैंने नहीं खाया है, लेकिन कोई बात नहीं, बूढ़ी अम्मा को दे देती हूँ, मैं अभी भूखे रह लूंगी। इतना सोचकर प्रीति 2 रोटी और सब्जी प्लेट में निकाल कर लाती है और बूढ़ी अम्मा को दे देती है। मेरे पास यही थोड़ा सा खाना है, आप ये खा लीजिए। बूढ़ी अम्मा खाना खा लेती है। बिटिया, मेरे लिए पानी लेकर आओ। प्रीति बूढ़ी अम्मा के लिए पानी लेने जाती है, लेकिन जैसे ही प्रीति पानी लेकर आती है, वो देखती है कि बूढ़ी अम्मा की जगह एक परी बैठी हुई है। यहाँ तो बूढ़ी अम्मा थी ना, वो कहाँ गई? मैं ही थी जो बूढ़ी अम्मा बनकर बैठी हुई थी। अच्छा, आप कौन हो? मैं नित्या परी हूँ। जब तुम अपने मम्मी पापा से बातें कर रही थी, तब मैंने खिड़की के बाहर से सारी बातें सुन ली थी। मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। अगर मैं अपने असली रूप में आती तो पड़ोस में रहने वाले लोगों को पता चल जाता, इसलिए मैं बूढ़ी अम्मा बनकर आई। उसके बाद नित्या परी अपने जादू से वहाँ एक बॉक्स ले आती है। मैं जा रही हूँ, उसके बाद तुम ये बॉक्स खोलना। इतना बोलकर नित्या परी चली जाती है। नित्या परी के जाने के बाद प्रीति बॉक्स खोलती है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर लहंगा निकलता है। ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, मैं अभी माँ को ये लहंगा दिखाती हूँ। प्रीति लहंगा लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये देखो मेरी शादी का लहंगा। ये तुम कहाँ से लेकर आई प्रीति? ये मुझे नित्या परी ने दिया है। अभी आप और पापा घर पर नहीं थे और छुटकी भी बाहर खेलने गई थी। तब नित्या परी एक बूढ़ी अम्मा बनकर आई और उसके बाद अम्मा ने मेरे से खाना मांगा। खाना खाने के बाद वो अपने असली रूप में आ गई और उन्होंने मुझे लहंगे का बॉक्स दिया। नित्या परी का बहुत शुक्रिया, कम से कम शादी का लहंगा तो आ ही गया। माँ, मुझे मेकअप करना आता है, लेकिन मेरे पास मेकअप किट नहीं है। अब मैं बिना मेकअप के शादी करूँगी क्या? यहाँ तक कि शादी की तैयारियों में बहुत पैसे लगते हैं और पैसे की वजह से हमने अभी तक तैयारियाँ शुरू नहीं की। अगर मेरे ससुराल वाले गुस्सा होकर चले गए तो? प्रीति के इतना कहते ही वहाँ मेकअप किट और शादी की तैयारियों के लिए बहुत सारे रुपए आ जाते हैं। लगता है नित्या परी तुम्हें जादुई लहंगा देकर गई है। देखा अभी तुमने जो जो बोला सब तुम्हारे सामने आ गया। हाँ माँ, मुझे भी यही लग रहा है। पिछली बार पापा का अच्छे से इलाज नहीं हो पाया था, अब हम और भी अच्छे अस्पताल में पापा का इलाज करवाएंगे। उसी दिन प्रीति अपने पापा को बहुत अच्छे अस्पताल में लेकर जाती है और उनके पैरों का इलाज करवाती है। उसके बाद उसके पापा पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। प्रीति बेटी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आखिर मेरे इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अभी तो आपका इलाज हुआ है, आगे देखते रहिए, मेरी शादी भी धूमधाम से होगी। मेरे पास नित्या परी का जादुई लहंगा है। उसके बाद प्रीति अपने पापा को जादुई लहंगे के बारे में सारी बातें बताती है। 2 दिन बाद प्रीति की शादी थी, इसलिए सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और प्रीति अपने मंडप में नित्या परी का दिया हुआ जादुई लहंगा पहनकर आती है। लेकिन तभी लड़के की माँ बोलती है, भाई साहब, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बेटे के लिए एक गाड़ी और 7 लाख रुपए चाहिए। इसके बारे में तो आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपको दहेज भी लेना है।
ये दहेज कहाँ है? ये तो छोटा मोटा गिफ्ट है। ये सब मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ, बल्कि आपकी बेटी के लिए ही तो मांग रही हूँ, ताकि उसको किसी चीज की कमी ना रहे। अगर आपने ये सब नहीं दिया तो ये शादी नहीं होगी। ठीक है, मुझे ऐसे भिखमंगे से शादी करनी भी नहीं है। क्या कह रही हो आप? ये सब आप मेरे लिए मांग रही हो? मेरे पास ये सब अभी भी नहीं है, लेकिन मैं खुशी से रह रही हूँ, तो मुझे आगे भी इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देती हो? छोटे मोटे गिफ्ट के नाम पर भीख मांगने की आदत है आप लोगों को। चुप हो जा प्रीति, कृपया करके शादी मत तोड़ना। हम कहीं से उधार लेकर आपको ये सब दे देंगे। नहीं माँ पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। आप इन लोगों को बोल दीजिए, जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से वापस चले जाए और अपने बेटे को किसी और घर में जाकर बेचे। तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो, तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। आंटी, पहले आप खुद को देखिए। मैं अब इससे ज्यादा कुछ बोलूं, इससे पहले चुपचाप आप लोग यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो मैं इससे भी ज्यादा बेइज्जती कर दूंगी आपकी। लड़के वाले अपनी बारात लेकर वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद महिमा प्रीति को बोलती है, प्रीति, तुम्हारे पास जादुई लहंगा है, इससे तुम लड़के वालों को उनकी मांगी हुई चीज दे सकती थी। हाँ माँ, मैं उन्हें ये सब दे सकती थी, लेकिन मैं ऐसे लालची घर में अपना रिश्ता नहीं रख सकती हूँ। यहाँ बस हमें पता है कि मेरे पास जादुई लहंगा है, लेकिन उनके लिए तो हम गरीब थे ना। फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी मांग हमारे सामने कर दी। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है, इसलिए अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई करूँगी। प्रीति के मम्मी पापा उसकी बात मान लेते हैं। उसके बाद प्रीति एक अच्छे कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई करने लगती है। इस तरह प्रीति दहेज लेने वालों को अच्छा सबक सिखाती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।